नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे R32 रेफ्रिजरेंट की इंडोर यूनिट के फ्लेयर कनेक्शन करने चाहिए या फिर इन्हें काटकर ब्रेजिंग कर देना चाहिए। आज इसी विषय को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर करूंगा और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। और मैं आपको यह अभी बता देता हूं कि मैं जब भी किसी R32 रेफ्रिजरेंट की यूनिट को इंस्टॉल करता हूं तो उसकी ब्रेजिंग ही करता हूं, मैं वहां पर फ्लेयर टाइट नहीं करता। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि R32 रेफ्रिजरेंट A2L कैटेगरी की है, यानी कि ये एक मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है। इसमें एक शब्द कंपलसरी है, फ्लेमेबल, यानी कि ये जल जाती है इसके समान परिस्थितियों के अनुसार। ये R32 यूनिट के इंडोर की पीसीबी है जो लगभग पूरी तरह से कवर्ड होती है, आपने भी देखा होगा। और यह कवर्ड क्यों होती है, इस रेफ्रिजरेंट में आग कब लगती है और हमें इंडोर को ब्रेजिंग क्यों करना चाहिए तथा R32 रेफ्रिजरेंट का यूज अब ज़्यादातर क्यों होने लगा है, इन सभी बातों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अभी हमने इस इंडोर के इन फ्लेयर्स को काट दिया है, हम यहाँ से इन्हें ब्रेज करेंगे। ये एक बेडरूम है और इसमें लगभग जो पाइपिंग है वो अंडरग्राउंड है। कुछ दोस्त इस कृत्य यानी कि इस काम की आलोचना करते हैं, क्योंकि मैंने कई वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि हमें R32 के इंडोर को ब्रेज ही करना चाहिए। और यह वीडियो उन कस्टमर्स के लिए भी है जो R32 की यूनिट अपने घर में लगवाते हैं। उन्हें भी मैं एक विनती करना चाहूँगा कि आप भी जब R32 की यूनिट अपने घर में लगवाते हैं, स्पेशली स्प्लिट एयर कंडीशनर, तो आपको टेक्नीशियन से जोड़ देकर इन फ्लेयर्स को ब्रेज करवा लेना चाहिए, नहीं तो आप किसी संकट में पड़ सकते हैं कभी ना कभी। क्योंकि लगभग जो हमारा रेफ्रिजरेशन का जो कार्य है हमारे देश में, वो अभी तक इतना रेगुलाइजेशन यानी कि सरकार के कंट्रोल में नहीं है। इसी वजह से हम टेक्नीशियंस अपनी मर्जी के मुताबिक ही काम करते हैं, ना कि किसी रूल रेगुलेशन के माध्यम के द्वारा। इसलिए कस्टमर से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर R290 R32 के यूनिट स्प्लिट एयर कंडीशनर को लगवा रहे हैं तो इसके जो इंडोर यूनिट की पाइपें हैं उन्हें ब्रेज ही करवाएं। वो क्यों, वो अभी आगे मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि R32 रेफ्रिजरेंट 2014 से जापान में तोशिबा कंपनी इस्तेमाल कर रही है और काफ़ी सफलता से ये अपनी सभी डोमेस्टिक उपकरणों में इसका यूज़ कर रही है। तो R610A जब फेज आउट हो जाएगा तो R32 ही कंपलसरी गैस हमारा जो डोमेस्टिक एयर कंडीशनर है उनमें ज़्यादातर यूज़ करने वाला हो जाएगा। दोस्तों ये 30% कम लगती है R610A की तुलना में और ये कार्बन का उत्सर्जन भी लगभग 70% कम करती है। R32 का इस्तेमाल अब हर कंपनी इसलिए करती है क्योंकि दोस्तों ये 0 ODP है, यानी कि ये हमारी ओजोन परत को बिल्कुल भी शरण नहीं करती और इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दोस्तों 672 है, जो R22 और R610A की तुलना में काफ़ी कम है। R610A का जो GWP है वो 2090 है और R22 का GWP 1810 है। R22 अब लगभग फेज आउट हो चुकी है, बस कुछ ही वर्षों की ये मेहमान है। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी एक सिंगल गैस है और ये जहरीली भी नहीं होती, लेकिन आपको पता होना चाहिए चाहे वो A2L कैटेगरी की हो या फिर पूरी तरह से A3 कैटेगरी की गैस हो, उसमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है इनके जलने में। इन दोनों में वो परिस्थितियाँ होती हैं जब आग लग जाती है, यानी कि दोस्तों रेफ्रिजरेंट यानी कि हमारा फ्यूल एक रेफ्रिजरेंट है और उसके बाद ऑक्सीजन आपके आसपास हर जगह है और फिर उन दोनों को एक ट्रिगर, एक स्विच की ज़रूरत होती है, वो हम पैदा करते हैं हमारे दिनचर्या के कार्यों से। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों ये R290 या R600 की तुलना में ऐसी गैस नहीं है कि आप किसी स्विच को दबाएंगे और उसकी स्पार्किंग से ये जल उठेगी। इसको जलने के लिए एक ओपन फ्लेम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी आप ये इंडोर देख रहे हैं, ये अंडरग्राउंड पाइपिंग का है और कस्टमर ने अपने इस बेडरूम में काफ़ी पैसा खर्च किया है, लेकिन उसने गलती यहाँ पर कर दी। ये
R32 रेफ्रिजरेंट का एक यूनिट है और इसमें उसने ब्रेजिंग की बजाय फ्लेयर का ही इस्तेमाल किया और ये फ्लेयर अब लीक हो चुके हैं। R32 हवा की तुलना में भारी होती है और जब भी वो लीक होगी तो वो नीचे की तरफ ही आएगी। अगर आपके कमरे का साइज उस यूनिट के अनुसार नहीं है, क्योंकि अक्सर हम गलती करते हैं, एक छोटे कमरे में जहाँ पर 1 टन की यूनिट लगनी होती है वहाँ पर हम 1.5 टन की यूनिट लगा देते हैं और उसी के हिसाब से उस गैस का रेशो बढ़ जाता है। बाई चांस अगर आपकी लीकेज काफ़ी हैवी हुई, यानी कि मान लीजिए 1 मिनट में वो लीकेज इतनी बड़ी है, तो 1 किलो गैस का रिसाव भी आपके कमरे में हो सकता है। और एक छोटी सी हल्की सी चिंगारी आपने स्मोकिंग के लिए माचिस को जलाया, या फिर आजकल हम एक ख़तरनाक इक्विपमेंट यूज़ करते हैं हमारे घरों में जो मच्छर को मारने वाला रॉकेट होता है, अगर आपने वो भी गलती से यूज़ कर लिया और आपके कमरे में R32 रेफ्रिजरेंट लीक हो चुकी है और ये नीचे फर्श पर फैल जाती है, क्योंकि इसको टाइम लगता है ऊपर उठने के लिए, और अगर आपके कमरे में एग्जॉस्ट फैन नहीं है या वेंटिलेशन अच्छा नहीं है तो ये वहाँ पर पड़ी रहेगी। और जैसे अभी आपने देखा, कोई भी चिंगारी ओपन फ्लेम होते ही ये पूरी तरह से फैल जाएगी, क्योंकि इसकी दोस्तों स्पीड ज़्यादा होती है फैलने की। इसलिए आप जब भी R32 यूनिट के इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो हमेशा उन्हें ब्रेजिंग ही करें। ये आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा फ्लेयर बनाने का टेक्निक बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों ये टेक्निकल चीज़ें होती हैं और कोई ना कोई एरर आ जाता है, चाहे वो पाइप में आए या फिर हमारे कार्य के दौरान हमारे कार्य में आए। अभी एक फ्लेयर आप देखिए, हल्का सा ये कटा हुआ है किनारे से और काफ़ी माइनर लीकेज यहाँ से हो चुकी है। अगर ये R32 की यूनिट होती तो समझ लीजिए कि एक बेडरूम के लिए ये एक विस्फोटक का काम करेगी। इसलिए मैं आपसे और कस्टमरों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी आप R32 की यूनिट लगाएं या R290 की यूनिट लगाएं तो आप फ्लेयर की जगह ब्रेज ही करें। ये बहुत ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे कस्टमर की सुरक्षा के लिए। तो दोस्तों आपसे फिर हाथ जोड़कर विनती है, R32A यूनिट हो या फिर R290A यूनिट हो, उनके इंडोर को आप हमेशा ब्रेज ही करें, क्योंकि ये फ्लेमेबल गैस हैं और हमारी अगर छोटी सी गलती या एक बैड प्रैक्टिस किसी बुरे हालात को जन्म दे सकती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और मेरे को आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए हर दिन नया वीडियो ला सकूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।